गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ हाई लेवल बैठक की है। पीएम मोदी ने सचिवों के साथ हाई लेवल बैठक की। पीएम मोदी ने डेटा को राष्ट्रीय संपत्ति बताया। डेटा के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया गया। विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने की अपील की। अधिकारी टीम भावना से काम करें, ये पीएम मोदी द्वारा कहा गया है। युवाओं और विश्वविद्यालयों से जुड़ने पर जोर। नीति निर्माण में नए विचारों की दरकार है, जरूरत है। एआई में मानवीय निर्णय जरूरी है, इस बात का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत की रक्षा उद्योग को मजबूत करने पर जोर। सचिवों ने प्राथमिकताओं चुनौतियों पर विचार रखे। तो सचिवों के साथ हाई लेवल बैठक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और डेटा को राष्ट्रीय संपत्ति इस दौरान बताया गया है। युवाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो कही हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज रूम का रुख करेंगे। कुलीग गीतू चौहान जुड़ रही है। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल बैठक हुई है सचिवों के साथ, इसका मकसद क्या रहा और निष्कर्ष क्या निकला इस बैठक के बाद? देखिए, ये हाई लेवल मीटिंग रही सचिवों के साथ पीएम मोदी की, और इसमें एक तरह से ये सुझाव दिया गया पीएम मोदी की तरफ से किस तरह से काम करना है। अक्सर हम ये देखते हैं कि किसी भी समस्या के समाधान को लेकर जो कि उसी वक्त की मौजूदा हालात के हिसाब से तय होती है, यहाँ पर इस दृष्टिकोण को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि कम से कम इस दृष्टिकोण से थोड़ा बचा जाए, यानी कि जो मौजूदा समस्या है उसका निराकरण ना किया जाए, बल्कि एक विजन के साथ काम किया जाए। भविष्य में भी ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो, या उसे कैसे दूर किया जाए, या क्या चुनौतियां हैं, उसे हमें दूरगामी रिजल्ट तक काम करना होगा, यानी दूरदृष्टि इसमें दिखानी होगी। एक तरह से हमें इस विजन के साथ काम करना होगा कि अगर ये समस्या आ गई है, ये चुनौती आ गई है, तो इसे कैसे दूर किया जाए और भविष्य में ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए क्या कुछ फैसले लिए जाए। दूसरा ये कि विभागों में जिस तरह से तालमेल की कमी का जिक्र भी उन्होंने किया कि कई बार ऐसा होता है कि एक विभाग कुछ काम कर रहा है लेकिन वो दूसरे से भी ताल्लुक रखता है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है जो विभागों के सचिव हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम इस बात को, इस सोच को कैसे दूसरे विभाग तक पहुंचाएं। तो डेटा का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और राष्ट्रीय संपत्ति बताया। डेटा पर इस तरह का फोकस, क्या कोई अभी हाल ही में कोई इस तरह की चूक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि डेटा को लेकर वो क्लैरिटी जो है तमाम सचिवों को दें? बिल्कुल, इसे हम इस तरह से जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल हमने देखा एक खबर जो लगातार चर्चा में बनी हुई थी, किस तरह से जो चाइनीज फोन है वो भारत का जो डाटा है वो जुटाने में जुड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर यहाँ पर इस तरह की कुछ और कंपनीज भी है जिनका जिक्र उन्होंने किया कि इन कंपनियों के तहत कहीं ना कहीं भारत के लोगों का डाटा एकत्रित किया जा रहा है, शायद वो लोगों को भी नहीं पता किस तरह से। हालांकि मीटा की बात भी सामने आई थी जिसमें कि सीधे तौर पर बहुत सी गड़बड़ियां देखने को मिली, तो ऐसे में सख्ती दिखाते हुए यहाँ पर ये कहा गया कि अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन कोई बाहर जाती है तो सही नहीं होगा, और इसके लिए हमने देखा चीनी कंपनियों को भी एक वार्निंग दी गई। ऐसे में अब डेटा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि कोई भी ऐसी जानकारी जो देश के लोगों से जुड़ी हुई है, जो उनकी निजी जानकारी है, किसी भी तरह से बाहर ना जाने पाए। और इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा मैसेज भी दिया है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको इस तरीके से बनाते हैं या और बढ़ावा देते हैं कि कम से कम जो लोगों का निजी डाटा है वो देश के बाहर ना जाने पाए। बिल्कुल, डेटा ब्रीच को लेकर भी एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया। कोऑर्डिनेशन को लेकर भी शुक्रिया गीतू, आपका तमाम इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। लखनऊ में आज होगी यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट। लखनऊ में आज यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट होनी है। योगी आदित्यनाथ करने वाली इन्वेस्टमेंट मीट की अध्यक्षता जापान के 200 से ज्यादा उद्योगपति शामिल होंगे। उद्योग और निवेश को लेकर यूपी सरकार के साथ चर्चा करेंगे। अब देखिए, महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये मीट जो होने वाली है, आज इन्वेस्टमेंट मीट होने वाली है उत्तर प्रदेश और जापान के बीच। योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। 200 से ज्यादा उद्योगपति बताए जा रहे हैं जो कि शामिल होने वाले हैं। जापान के उद्योग और निवेश को लेकर यूपी सरकार के साथ चर्चा की जाएगी इस दौरान। तो महत्वपूर्ण दिन है आज। योगी आदित्यनाथ इन्वेस्टमेंट मीट की अध्यक्षता करने वाले हैं। ऐसे देखना होगा कि 200 ये जो उद्योगपति जापान के आज पहुंच रहे हैं इस मीट में, शामिल हो रहे हैं इस मीट में, किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे, किस किस क्षेत्र में ये इन्वेस्ट करेंगे। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ग्राउंड जीरो से अनुज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, महत्वपूर्ण दिन है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, आपकी मौजूदगी भी शायद इस इन्वेस्टमेंट मीट में अभी आप मौजूद हैं, क्या अभी तैयारियां फिलहाल चल रही हैं? साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे कि 200 से ज्यादा उद्योगपतियों का जिक्र हो रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स रहने वाले हैं जिस पर फोकस रहेगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट की ज्यादा हम उम्मीद करें?
और देखिए, सबसे पहले आपने सेक्टर की बात की तो हेल्थ सेक्टर होगा, फार्मर सेक्टर यानी कृषि सेक्टर होगा, एमएसएमई सेक्टर होगा, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो रक्षा के उत्पादन उस पर ज़्यादातर फोकस रहेगा। और साथ तौर पे जो भी जैसे जापान टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे तेज और स्पीड एक्यूरेसी देखी जाती, वो सबसे ज़्यादा रहेगा। और मेरी मौजूदगी जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज होना है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहाँ पे तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो यूपीडीए डिपार्टमेंट हो, अन्य डिपार्टमेंट हो, उन्होंने अपने सभी ने अपने अपने जो स्टॉल्स है वो लगा दिए, जो कि जापानी जो डेलीगेशन आए तो यहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, और या यहाँ पर जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दिया जा सके। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, और डिफेंस में हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो साफ तौर पर यहाँ दिखाया जाएगा। तो यानी दोनों तरफ से क्लब करके चीज़ों के यहाँ पे प्रस्तुति की जाएगी। तो सामने देखेंगे तो ये जापान की कंपनी है जो साफ तौर पर ये ट्रैक्टर दिख रहा है, यानी ये फार्मर सेक्टर के लिए आसान हो सकता है कि कैसे जो कृषि के क्षेत्र में जो किसान है उनके लिए कैसे टेक्नोलॉजी उनके लिए काम करे। तो उसको लेकर यहाँ पे देखिए कि जापान की यहाँ कंपनी, और अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश को डिफेंस सेक्टर के लिए ये दिश यात्रा MK1 है, जो कि ये जहाज है, उसके बारे में यहाँ पे शो किया जा रहा है कि गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश के तमाम तरह के जो काम किए गए वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और जापान के बीच रिश्तों को नई ऊंचाई देने की दिशा में ये बेहद अहम माना जा रहा है। और जब जापानी प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में आज आ चुके हैं, जिसमें कि सबसे खास तौर पर लखनऊ में आज निवेश, उद्योग और शिक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य, MSME और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में व्यापक आज संवाद होगा। और पूरे दिन भर का कार्यक्रम आज जापानी जो प्रतिनिधि हैं वो रहेंगे। अच्छा, और आज हमेशा से हम देख रहे हैं कि ये जोर रहा है सरकार का, मेक इन इंडिया पर जोर रहा है। हमेशा ये बात हुई है कि भारत निर्मित जो प्रोडक्ट्स हैं, भारत निर्मित जो चीजें हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अब जाहिर है ये भी कोशिश सरकार की होगी कि भारत निर्मित ये जो उत्पाद हैं ये दूसरे देशों में भी जाएं। तो मेक इन इंडिया को किस तरीके से हम रिलेट करें इस इन्वेस्टमेंट मीट से? देखिए, मेक इन इंडिया तो है ही है, साथ साथ में जो उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटेक्ट के जरिए जैसे स्टार्टअप की ओर बढ़ते जो हमारे जो सीएम उद्योग मित्र जो हैं, वो ये साफ तौर पे एक पार्टनरशिप यानी साझेदारी देखने को मिलेगी। कैसे एक हमारे उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटेक्ट कितना बेहतरीन है कि वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाएगी, वही चीज़ें अन्य जापान के पास भेजी जाएगी कि कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, कितनी इसकी वैरायटी है, और उसके कैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन के प्रोटेक्ट के जरिए जो स्वयं रोजगार के चलिए उद्योगपति बनते जो मित्र हैं वो स्टार्टअप कैसे उन्होंने बिल्डअप किया, ये साफ तौर पर दिखाया जाएगा। सबसे खास बात ये है कि आज पूरे दिन एक कार्यक्रम रहेंगे, साथ में जो निवेश को लेकर और प्लस यहाँ की जो खूबी है उत्तर प्रदेश की वो दिखाया जाएगा। जो एक सबसे खास बात है कि जापान के जो विद्यार्थी आएंगे वो यहाँ के अटल विद्यार्थी जो विद्यालय हैं वो जाके यहाँ विजिट करेंगे कि पढ़ाई कैसे यहाँ पे मॉडर्न हो रही है। और जापानी जो स्टूडेंट्स हैं यानी जो महिला आ रही हैं, जापानी महिला, उनको यहाँ का 10-90 दिखाया जाएगा, कैसे 10-90 महिला के सशक्तिकरण में सबसे योगदान दे रहा है, कैसे 10-90 सभी महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को अंकुश करता है, वो यहाँ पे दिखाए जाएंगे। हाईटेक डायल 100 यहाँ दिखाया जाएगा। यानी आज पूरे दिन भर लखनऊ के तमाम जो धरोहर है यानी ऐतिहासिक, जैसे कि यहाँ का भूल भुलैया है, रूमी गेट है, वो भी यहाँ विजिट कराए। पर सबसे खास बात है कि सबसे ज़्यादा और जोर निवेश का होगा, साझेदारी पार्टनरशिप की होगी कि कितने से कितना यहाँ पे निवेश आए, क्योंकि 200 जो डेलीगेशन के साथ सबसे बड़े यहाँ पे उद्योगपतियों के CEO यहाँ पे रहेंगे और कंट्री हेड के यहाँ पे लोग रहेंगे और तमाम जो उद्योगपति के और भी जो लोग जुड़े हैं वो यहाँ रहेंगे। तो यानी आज का जो दिन है बेहद उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा। अनुज, 200 उद्योगपति आ रहे हैं और जिस तरीके से जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करने वाले हैं, ये जो पूरा इवेंट है तकरीबन कितने लोग यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं एक साथ, इस विषय में भी जरा बताइए। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी तैयारियां यहाँ पे जोरों से चल रही है। और ये तैयारी इस बात की है कि यहाँ पे बड़े स्तर पे यहाँ पे डेलीगेशंस यहाँ पे आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि 250 से ज़्यादा यहाँ पे लोगों की शिरकत होंगे। केवल जापान के लोग केवल हैं और उत्तर प्रदेश के भी यहाँ पे लोग यहाँ पे आएंगे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के तमाम जैसे मंत्री यहाँ पे आएंगे और अपनी जो क्षमता है, अपनी जो काम किए गए हैं उसको लेकर यहाँ पे लोगों को रूबरू कराएंगे। और ख़ास बात यह है कि दिन भर संवाद केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जापान और उत्तर प्रदेश के बीच जो आर्थिक जो साझेदारी पार्टनरशिप है उसको कैसे जमीन पर उतारा जाए, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। हालांकि पूरा आज जापान के जो 15 जो महिलाएं आ रही हैं उनको 10-90 की चीज़ें दिखाई जाएंगी। ADG स्तर के यहाँ अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो यानी ODP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटेक्ट से कैसे स्टार्टअप तक उत्तर प्रदेश की ताकत दिखाई जाएगी। एग्जीबिशन और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटेक्ट के जरिए पूरे जापानी जो मेहमान हैं उनको उत्तर प्रदेश की जो वास्तविक उद्योग
है और सांस्कृतिक जो ताकत है उससे परिचय कराया जाएगा। खासतौर पर यहाँ पर पर्यटन, शिक्षा, इन्वेस्ट यूपी, श्रम, बिल्कुल IT देखना एवं स्टार्टअप महत्वपूर्ण रहने वाला है अनुज OT और कि इस कौशल इन्वेस्टमेंट मीट से उत्तर प्रदेश को खासतौर पे क्या हासिल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम इंफॉर्मेशन अपडेट साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, लखनऊ डबल मर्डर की बात करेंगे। सुसाइड केस में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मृतका के मायके वालों का बड़ा आरोप है, मृतका के पति मानस को साइको बताया इस केस में। अब देखिए पति पत्नी और खूनी खेल, ये जो सुसाइड मामला है, लखनऊ डबल मर्डर सुसाइड केस में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खुलासा हुआ है जो मृतका के मायके वाले हैं उन्होंने आरोप लगाया, मृतका के पति मानस को साइको बताया। अब देखिए धोखे के आरोप वाली व्हाट्सएप स्टेटस का क्या राज है, सुसाइड का क्या राज है, असल में इसके पीछे की वजह क्या है, क्या किसी तरह की साजिश है, इस पर से पर्दा उठना बाकी है। फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस डबल मर्डर सुसाइड केस में असल में हकीकत क्या है। लखनऊ के गोमती नगर में सबसे पॉश इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास गोलियों की तड़ाहट से पूरा गोमती नगर दहल उठा। 2 हत्याओं के बाद एक आत्महत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैली। मामला है कि दिव्या मिश्रा नामक बैंक कर्मी में एक महिला थी जिसका पति मानस वाजपेयी है, वो भी दूसरी SBI के ब्रांच में कार्यरत है, ऐसी जानकारी मिल रही थी। और करीब 12:30 बजे के आसपास उसने अपनी पत्नी को फ़ोन कॉल किया और इसी बैंक के बाहर CI बैंक के बाहर बुलाया, जहां पे कुछ 2 या 2.5 मिनट के आसपास दोनों के बीच में बहस हुई। और बहस होने के बाद जो पति मानस वाजपेयी है उसने अपनी पत्नी पर 2 गोली दाग दी, जिसके बाद से वो वहाँ पे गिर गई। उसके बाद जो पति था वो ऑटो में बैठकर वहाँ से फरार हो गया। लोग यहाँ पे मौके पे थे, नज़दीकी अस्पताल में ले गए जहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल चल रही है। और इस पूरे मामले को देखा जाए तो इसमें एक व्हाट्सएप अपडेट आया है। मानस ने अपनी पत्नी पर चीट होने का आरोप लगाया है। ये भी कहा है कि मैं अपनी पत्नी को मारूंगा, उसके बाद मैं खुद को मारूंगा और अपनी बहन को भी मारूंगा। तो यानी कुल मिला के देखा जा रहा है कि पारिवारिक विवाद, आपसी विवाद के वजह से वो काफ़ी दिनों से परेशान था, चिंताएं थी। और मानस के परिवार में कोई भी नहीं है, ऐसी भी जानकारी मिली है। और पुलिस सभी चीज़ों को तफ्तीश कर रही है। आखिर उसके पास से वो पिस्टल कहाँ से आई थी, क्या वो लाइसेंसी थी या फिर वो अवैध पिस्टल थी, उसको भी लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन का ये पूरा एरिया है, पूरा रन ऑफ कर दिया गया है कि कोई भी इसके बाहर नहीं जाएगा। तो यानी आप पूरे चीज़ों को लेकर फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पे पूरे चीज़ों को कलेक्ट कर रही है कि आखिर वो बुलेट कौन सी थी, गोली किससे चलाई गई और क्या था पूरा प्रकरण। तो पूरा कुल मिला के देखा जाए तो इस घटना के बाद से तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या आन पड़ी, ऐसे क्या स्थिति आ पड़ी जो कि पति को इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। पूरा का पूरा परिवार एक तरह से देखा जाए तो पूरा खत्म हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह, अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लखनऊ बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। SBI कर्मी मानस ने पहले घर में अपनी बहन तुलिका की गोली मारकर हत्या की। इसके बाद गोमती नगर में ICICI बैंक के बाहर अपनी पत्नी और बैंक कर्मी दिव्या मिश्रा को गोली मार दी थी। दिव्या की भी मौत हुई। पत्नी और बहन की हत्या के बाद मानस ने खुद को गोली मारी, आत्महत्या की। 2 हत्याएं की, एक खुदकुशी हुई। दिन दहाड़े वारदात से लखनऊ दहल गया। पुलिस पूरे घटनाक्रम, हत्या की वजह, वारदात की टाइमलाइन की जांच कर रही है और लगातार इस मामले को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि असल में हकीकत क्या है, क्योंकि मृतका के परिजन अब सामने आए। उनका कहना है कि ये जो व्यक्ति था मानस, ये साइको था, दिमागी रूप से ये ठीक नहीं था। अब देखिए इसमें मानस की बहन का क्या किरदार है, उसने अपनी बहन को क्यों गोली मारी, पत्नी को लेकर उसने कहा है कि वो उसे चीट कर रही थी, इसमें बहन का क्या किरदार है, उसके बाद खुद को मौत के घाट उतार देना, सुसाइड कर लेना, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।